गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना। सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि आवेश को हमें क्या करना है। सतत का मतलब ये है कि हमें किसी भी पृष्ठ पर आवेश को एक समान रूप से फैलाना। ठीक है, किसी भी वस्तु पर एक समान रूप से फैलाना आवेश को, यानी कि आवेश को पूरी तरह से हमें क्या करना, वितरित करना है ना। अब आवेश को हम कहाँ कहाँ वितरित कर सकते हैं, किस प्रकार वितरित कर सकते हैं। जैसे नंबर एक रेखीय आवेश वितरण। नंबर एक क्या है, रेखीय आवेश वितरण ना। आवेश को हम एक रेखा पर वितरित करेंगे। जैसे मान लो कोई तार है ना, उस तार को आप रगड़ दो तो वह तार कहीं न कहीं आवेशित हो जाएगी ना, यानी कि रेखीय आवेश वितरण। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण। किसी चादर पर, किसी प्लेट पर आवेश को वितरित कर देना, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। तीसरा क्या है, आयतनात्मक आवेश वितरण। आयतनात्मक आवेश वितरण ना, हमें इन तीन चीज़ों पर आवेश को क्या करना है, वितरित करना है। पहला क्या है, रेखीय आवेश वितरण ना। जैसे तार में धारा प्रवाहित होती है तो कहीं न कहीं तार में आवेश भरा होता है ना, तो रेखीय आवेश वितरण हो गया ना। रेखा का मतलब क्या है, जिसकी कोई मोटाई ना हो, केवल उसमें क्या हो, लंबाई हो। ठीक है, उसमें कोई मोटाई ना हो, वो रेखा कहलाएगा ना। अब रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या है, यानी कि कोई तार है, उस तार में धारा प्रवाहित हो रही है ना, और तार की केवल लंबाई ही है ना, उसमें मोटाई नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा ना। पृष्ठीय आवेश वितरण मतलब कोई ये, जैसे कोई प्लेन है ना, ये कोई प्लेट है ना, इस पर आवेश को पूरी तरह से एक समान रूप से क्या कर दो, फैला दो, तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। आयतनात्मक आवेश वितरण मतलब कोई आयतन वाली, यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ऐसी कोई अगर वस्तु है ना, उसके अंदर आवेश को क्या कर दो, एक समान रूप से भर दो ना, तो वो आयतनात्मक आवेश वितरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आयतनात्मक आवेश वितरण। जैसे रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या है, जैसे ये कोई तार हो गया ना, इस तार पर मैंने क्या कर दिया, आवेश को एक समान रूप से क्या कर दिया, फैला दिया ना। यानी कि हमने यल लंबाई का कोई तार लिया ना, इसको हमने क्यू आवेश दे दिया, तो रेखीय आवेश वितरण क्या कहलाएगा, लिम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल कहलाएगा ना। यानी कि एकांक लंबाई के तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश रेखीय ये तो आवेश जो वितरित हो गया, ये रेखीय का आवेश वितरण हो गया। लेकिन अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इसको हम रेखीय आवेश घनत्व कैसे कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि एकांक लंबाई के तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, लिम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल कहेंगे ना। रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। डिफिनीशन क्या है रेखीय आवेश घनत्व का, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होगा, लिम्डा का जो मात्रक होगा वो क्या कहलाएगा, कूलाम प्रति मीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कूलाम प्रति मीटर कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा, कूलाम प्रति मीटर। यानी कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसका जो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर कहलाएगा। अब ये देख लिए, हमने एक यल मीटर लंबा तार लिया, उसमें मैंने क्या किया, आवेश को एक समान रूप से वितरित कराया, जो कि आपके सामने है ना। चलिए अब क्या है अगला, पृष्ठीय आवेश वितरण यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। चलिए दूसरा क्या है हमारा, पृष्ठीय आवेश वितरण ना। जैसे मान लो ये कोई एरिया है, इसको मैंने क्या कर दिया, ये ए एरिया है मान लेते हैं, इस पर हमने आवेश दे दिया
ना, इसको हमने क्या कर दिया, आवेश दे दिया। ये लो, इसको मैंने आवेश दे दिया। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की अगर हम बात करें, पृष्ठीय आवेश घनत्व ना, अच्छा, इस पर जो आवेश वितरित है इसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे ना। क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ना, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या कहलाएगा, क्यू बाई ए कहलाएगा। सिग्मा इक्वल टू क्या कहलाएगा, क्यू बाई ए। यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसका जो मात्रक होगा, लिम्डा का जो मात्रक होगा क्यू यानी कि कूलाम ना, ए यानी कि एरिया यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होगा क्या कहलाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ना। अब देखो, आवेश को जो वितरित कराया गया है ना, आवेश को जो वितरित कराया गया है किसी न किसी क्षेत्रफल वाली वस्तु पर वितरित कराया गया है ना। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। चलिए, अब हम क्या कहेंगे, तीसरा क्या है हमारा, आयतनात्मक आवेश वितरित है ना। आयतनात्मक आवेश वितरित, देखिए, आयतनात्मक आवेश वितरण मतलब किसी आयतन वाली वस्तु पर ना, किसी आयतन वाली वस्तु पर बात होगी। आयतनात्मक आवेश वितरण या आयतनात्मक आवेश घनत्व। जैसे मान लो कोई गोला है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने आवेश क्या कर दिया, भर दिया। इसके अंदर हमने आवेश क्या कर दिया, भर दिया ना। इसका जो आयतन है वो कितना है, v है। इसका जो आयतन है क्या है, v है। इसका जो आयतन है क्या है, v है ना। तो अच्छा, आयतनात्मक आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। तो रो इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई वी होगा ना। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यानी कि जिस पर हमें निकालना है उसी से हमें क्या कर देना, भाग दे देना है। लंबाई पर निकालते थे, लंबाई से हमने भाग दिया। क्षेत्रफल पर निकालते थे, क्षेत्रफल पर हमने भाग दिया। अब आयतन का निकालेंगे तो आयतन पर भाग देंगे। यानी कि एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, आयतनात्मक आवेश घनत्व कहेंगे या आयतन आवेश घनत्व कहेंगे ना। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनात्मक आवेश हम क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति घन मीटर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, कूलाम प्रति घन मीटर ना। उसको हमने लिम्डा से प्रदर्शित किया था। इसको हमने उसके बाद हमने क्षेत्रफल वाले में ना हमने सिग्मा से प्रदर्शित किया। और यहाँ पर हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से ना। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। बात समझ आ रही है। अब आइए हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना। अनंत लंबाई के आवेशित जो चैप्टर में दिया रहता है, यही दिया रहता है। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, ये हेडिंग है आपका, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हम कोई तार लेंगे जिसकी लंबाई क्या होगी, हम मान लेते हैं जिसकी लंबाई कुछ न कुछ लंबाई होगी। लेकिन अनंत का मतलब क्या है, यहाँ पर अनंत का मतलब आपको समझना कि इन्फिनिटू का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटू का मतलब ये होता है, ध्यान देना, जैसे हम किसी चालक तार के कारण में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना, किसी चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर किसी चालक तार के
निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वो तार वाकई में अपने आप में क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए ना। तो अनंत का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि तार की लंबाई उस तार के निकट बिंदु, तार की लंबाई उस तार के निकट बिंदु की तुलना में उसकी लंबाई बहुत बड़ी होनी चाहिए, और उस स्थिति में हम उस चालक तार को क्या मान लेंगे, अनंत मान लेंगे। ठीक है, किसी चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और वह चालक तार अपने आप में इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि उस चालक तार के निकट बिंदु की तुलना में उस चालक तार की लंबाई क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए, मतलब उस चालक तार की लंबाई अनंत मानी जाएगी। बात समझना, अगर कोई चालक तार की लंबाई उसके निकट बिंदु की तुलना में बहुत बड़ी है तो उस चालक तार की लंबाई को हम क्या करेंगे, अनंत कहेंगे। फिर सुन लीजिए, किसी चालक तार के निकट बिंदु पर जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उस चालक तार की निकट बिंदु की दूरी उस चालक तार की तुलना में बहुत बड़ी होगी, उस दूरी को तुलना में उस चालक तार की लंबाई बहुत बड़ी होगी, तो हम क्या कहेंगे, उसको अनंत कहेंगे। बात समझ रही है। जैसे मान लो कोई चालक तार की लंबाई मान लो 10 मीटर है ना, तो उस चालक तार की तुलना में हमें 0.001 मीटर की दूरी पर ना उस चालक तार से देखा जाए तो 0.001 मीटर की दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसका मतलब यह है कि वह चालक तार की लंबाई क्या है, अनंत है। इसका मतलब क्या है, वह चालक तार की लंबाई क्या है, अनंत है। तो यही बात आपको समझनी है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेते हैं क्या, हम यहाँ पर एक चालक तार ले लेते हैं ना, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक चालक तार ले लेते हैं, और इस चालक तार को हमने क्या किया, आवेशित किया ना। इस चालक तार को हमने क्या किया है, ध्यान देना, आवेशित किया है ना। अब इस चालक तार को हमने आवेशित किया है तो मान लेते हैं इस चालक तार को हमने क्यों आवेश दिया, कितना, इस चालक तार को हमने मान लिया क्यों आवेश दिया। ठीक है, चलिए अब यह ध्यान देना, ये चालक तार को हमने क्यों आवेश दे दिया है। ठीक है, इस चालक तार की लंबाई क्या है, हम मान लेते हैं यल है ना। इस चालक तार की लंबाई यल है, ध्यान देना, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माना, यहाँ ध्यान देना, मैं लिखता हूँ माना इस चालक तार को क्यों आवेश दिया गया है, यह दिया है, हमने मान लिया इस चालक तार का या इस चालक तार पर उपस्थित आवेश क्यों है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माना इस चालक तार पर ना, इस चालक तार पर उपस्थित आवेश क्यों है, उपस्थित आवेश क्यों है ना, ऐसे लिख देंगे ना। और चालक तार की लंबाई L, चालक तार की लंबाई क्या है, चालक तार की लंबाई स्मॉल L है, ध्यान देना, एक मिनट। ठीक है, हमने माना इस चालक तार पर उपस्थित आवेश क्या है, क्यों है ना, और चालक तार की लंबाई क्या है, L है। हम मान लेते हैं चालक तार की लंबाई क्या है, L है। थोड़ा सा हमारी हैंड राइटिंग को मैनेज करिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। ठीक है, बोलते समय आप हैंड राइटिंग को मैनेज कर सकते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो चालक तार की लंबाई क्या है, L है। हम कह सकते हैं कि इस चालक तार से ना स्मॉल r दूरी पर ना, यहाँ से चलिए स्मॉल r दूरी पर, अब ध्यान देना ये दूरी क्या है, स्मॉल r है, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं P। ध्यान देना, इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। बात समझ रही है। इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है ना। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है ना, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है कि इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और याद रखना, इस चालक तार की लंबाई की तुलना पर ये जो मैंने इस तार से जो पॉइंट P r दूरी माना है, ये r दूरी इस तार की लंबाई की तुलना में बहुत कम है ना। जैसे मान लो ये चालक तार हो गया कोई, इसके बिल्कुल समीप पॉइंट पर ना, ये चालक तार हो गया इसके बिल्कुल समीप पॉइंट पर ना, वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ऐसा मतलब कि स्टेटमेंट है। बात समझ रही है। अच्छा, अब देखिए इस फिगर को थोड़ा सा हम दूर बनाते हैं
ताकि आपको इस फिगर को कंप्लीट करें तो आपको समझ में आए। चलिए ये चालक तार हो गया ना, इसकी लंबाई क्या यल है आपको पता है ना, और इस चालक तार से पी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये भी आपको पता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, ये चालक तार हो गया ना, ये चालक तार हो गया। इस चालक तार से ये चालक तार जो है, ये जो चालक तार है, इस पूरे तार के कारण यहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आवेश जो है पूरे तार पर फैला है और हर एक फैला हुआ आवेश इस पर अपना प्रभाव दर्शाएगा ना। हर एक फैला हुआ आवेश इस पॉइंट पी पर क्या करेगा बताओ, प्रभाव दर्शाएगा ना। जब इस पॉइंट पी पर प्रभाव दर्शाएगा तो कहीं न कहीं देखा जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो तीव्रता में ज्ञात करनी है, इस चालक तार से कितनी दूरी पर है बताओ, आर दूरी पर है ना। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर वो इधर होगी, वेक्टर इधर होगी। अच्छा, अगर हम ध्यान देना, अगर हम इस पूरे तार के कारण यहाँ पर प्रभाव दर्शाता है ना, अगर हम इस पूरे तार के कारण यहाँ पर प्रभाव दर्शाएंगे तो इस चालक तार का एक सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा ना। इस चालक तार का सिमेट्रिक डायग्राम ध्यान दीजिएगा, जैसे ये चालक तार हो गया, हमें यहाँ पर प्रभाव दर्शाना है ना, तो इस चालक तार के कारण पूरा का पूरा प्रभाव जो इस पॉइंट पी पर होगा वो कितना होगा। अगर हम सिमेट्रिक डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर एक जगह ना, जो एक प्रभाव दर्शाएगा तो एक कर्व के रूप में दर्शाएगा। बात समझ माने, जो एक प्रभाव दर्शाएगा वो एक कर्व के रूप में दर्शाएगा। तो कहीं न कहीं इस चालक तार का जो डायग्राम बनेगा, आप अंदाजा लगाइए इस चालक तार का डायग्राम क्या बन सकता है, बताइए इस चालक तार का डायग्राम क्या बन सकता है। इस चालक तार का जो एक डायग्राम बनेगा, एक सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा ना, वो एक क्या बनेगा, सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा और एक बेलनाकार बनकर तैयार हो जाएगा। बोलो बातें समझ में नहीं। इस चालक तार का जो अपना एक प्रभाव होगा चारों तरफ, एक सिमेट्रिक डायग्राम का प्रभाव होगा ना, एक सिमेट्रिक डायग्राम का प्रभाव होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस चालक तार का जो ये सिमेट्रिक डायग्राम बना है ना, इस चालक तार का जो एक सिमेट्रिक डायग्राम बना है ना, तो उसकी तुलना में ये जो पॉइंट पी यहाँ पर मैंने बनाया है ना, वो कहीं ना कहीं इसकी जो एरिया होगी इस पूरी की तुलना में, इसकी जो एरिया होगी वो बहुत सूक्ष्म एरिया होगी और इस एरिया को हम मान लेते हैं डीए ना। हम उस एरिया को मान लेते हैं क्या, डीए। और इस चालक तार को क्या दिया गया है, आवेश, क्यू आवेश दिया गया है। बात समझ माने, कितना आवेश दिया गया है, क्यू आवेश दिया गया है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन होगा वो इस चालक तार का कर्व वाला पोर्शन होगा ना। कौन सा पोर्शन होगा, कर्व वाला पोर्शन होगा, यानी कि वक्र वाला पोर्शन होगा ना। और इस चालक तार का ये वाला जो पोर्शन होगा वो प्लेन पोर्शन होगा, इसका जो एरिया होगा वो डी डायरेक्शन होगा और आवेश जो वितरित है वो चालक तार की लंबाई पर वितरित है, न कि यहाँ पर वितरित है। बात को समझिएगा, जो चालक तार पर जो आवेश वितरित है न, वो इसकी लंबाई पर वितरित है, न किसके इस वाले पोर्शन पर वितरित है। जो वैद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव होगा वो कहीं न कहीं इस डायरेक्शन में ही प्रभाव होगा न, कहीं न कहीं इस डायरेक्शन में ही प्रभाव होगा। बात समझ रही है, कहीं न कहीं इस डायरेक्शन में ही प्रभाव होगा, चाहे इस साइड दर्शाओ चाहे इस साइड दर्शाओ ना। तो कहीं न कहीं जो प्रभाव होगा इस चालक तार का, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव होगा ये डायरेक्शन में होगा, न कि इसके बिल्कुल लंबवत डायरेक्शन में होगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि प्रभाव इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इसके लंबवत डायरेक्शन में प्रभाव नहीं होगा। बात समझ रही है नहीं, चीजें क्लियर हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बताइए, अब हम क्या करेंगे बताइए, इस चालक तार के कारण पॉइंट पी पर ना, इस चालक के कारण जो पॉइंट पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, हम यहां निकालेंगे। चलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, पॉइंट पी पर। चलिए, तो यहां लिखेंगे इस चालक तार के कारण, इस चालक तार से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस चालक तार से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान देना, इस चालक तार से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर हम इस चालक तार से होकर जाने वाले या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो क्या होगा बताओ। तो इस पूरे चालक तार के कारण होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए,
फाई इज इक्वल टू इसके वक्र के कारण और इसके कर्व के कारण टोटल ना। पहले तो हम इसके कर्व के कारण निकालेंगे, फिर इन दोनों के वक्र का कारण निकालेंगे। तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ना, क्योंकि पूरे के कारण और पूरे कारण देखेंगे तो पृष्ठ कैसा होगा, बंद होगा। तो यहाँ लिखेंगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है कर्व वाला पोर्शन प्लस इंटीग्रेशन प्लेन वाला पोर्शन ना। प्लेन वाला पोर्शन एक ऊपर कार्य एक नीचे कार्य, तो 2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। बात समझ मारिए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। तो पहले इस चालक तार से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे ना, क्योंकि पहले हम फ्लक्स निकाल, क्योंकि हमारे पास जो गॉस का नियम है ना वो फ्लक्स का नियम है ना। हमारे पास जो नियम है वो किसका है, गॉस का नियम है। बात समझना नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस चालक तार के कारण इस पॉइंट पी पर क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे ना। इसके कारण हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इसके कारण भी सॉरी इसके कारण हम यहाँ से इस कर्व के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे ना। फिर इन दोनों प्लेन के कारण निकलने वाला हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा ये कर्व है ना, तो लिखेंगे ई डी ए कास थीटा ना, प्लस यहाँ भी लिखेंगे क्या 2 ई डी ए कास थीटा ना। ये कर्व है हमारा और ये वाला हमारा क्या प्लेन है। यहाँ पर देखिए थीटा का मान क्या होगा बताइए, 90 डिग्री हो जाएगा ना। और यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा ना। ऊपर तो न्यूट्रल ही होंगे। चलिए देखिए, ये थीटा का मान क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ना, थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए 0 होगा, cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी ए 1 प्लस यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ये कर्व ये प्लेन, यहाँ हो जाएगा इंटू डी ए कास 90, कास 90 वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा कर्व इंटू डी ए ना, क्या हो जाएगा, कर्व इंटू ई इंटू डी आ जाएगा। अच्छा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा जाए तो ये सिमेट्रिक है। ध्यान देना, इस चालक तार से आप कहीं भी अगर देखें, इस चालक तार से कहीं भी देखें, चाहे इस साइड चाहे इस साइड की कहीं भी देखें, तो जो आर का मान होगा इस चालक तार से क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। जब आर का मान कांस्टेंट हो जाएगा तो तीव्रता भी हर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना। क्या हो जाएगा बताइए, अगर सिमेट्रिक डायग्राम की बात करें तो तीव्रता जो है अगर आर कांस्टेंट है तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना। क्योंकि सूत्र जो तीव्रता को होता है इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। क्योंकि आवेश कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आर भी क्या होगा, नियत रहेगा। तो तीव्रता जो हो जाएगी वो भी क्या रह जाएगी, नियत रह जाएगी। ई को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए। तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताओ, ए आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए फाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा ना, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर ए। और ए क्या बताइए, ए क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच ना। तो एच की जगह क्या है बताओ, यल है, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, आर एल हो जाएगा ना। तो यहाँ जाएगा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा ना। तो ये हमारा आया फाई इक्वल टू इंटू 2 पाई आर एल। चलिए, और गॉस ने बताया है ना, गॉस ने क्या बताया, जो वैद्युत फ्लक्स होता है अगर आवेश क्यू है तो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ही होगा। गॉस ने जब जो बताया है अगर आवेश जितना है तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बताओ, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ही होगा ना। अच्छा, और आपने पढ़ा है लिम्डा इक्वल टू क्या पढ़ा है बताओ, लिम्डा इक्वल टू क्यू बटा यल पढ़ा है। लिम्डा इक्वल टू क्या पढ़ा है, क्यू बटा यल ना। लिम्डा इक्वल टू यही पढ़ा गया है ना। अच्छा, अगर हम यहाँ से ध्यान देना, चलिए अगर हम यहाँ से क्यू का मान निकालें तो क्यू का मान क्या है बताओ, क्यू बराबर क्या आ जाएगा, लिम्डा इंटू यल आएगा। क्यू का मान क्या आएगा बताओ, यहाँ पर लिम्डा इंटू यल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लिम्डा इक्वल टू क्यू बाई यल ना, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, लिम्डा इंटू यल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्यू का मान यहाँ रखेंगे तो लिम्डा इंटू यल आ जाएगा।
तो फाई इजकल टू क्या आ जाएगा बताइए, लेमडा इंटू यल बटे में न बटे में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको समीकरण 1 से अब हम देखें ना, तो क्या लिख सकते हैं समीकरण से 1 से, यहाँ से लिखेंगे लेमडा इंटू यल बटे में एप्सिलॉन नॉट। चलिए ऊपर को मिटाया जाए, ना। तो यहाँ से देखिए क्यू का मान क्या है, लेमडा इंटू यल आया ना, लेमडा इंटू यल आया, तो यहाँ हमने लेमडा इंटू यल रखा। अगर हम समीकरण 1 से बात करें, यहाँ से समीकरण 1 से, तो यहाँ से देखिए हम क्या रख सकते हैं, लेमडा इंटू यल बटा एप्सिलॉन नॉट। तो लेमडा इंटू यल बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है यहाँ पर, ए इंटू 2πr यल। तो यल से यल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ई का मान निकालेंगे तो लेमडा पान में 2πr इंटू क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है बराबर क्या, ई। अगर हम 2 का गुणा ऊपर करें 2 का गुणा नीचे करें तो 2 लेमडा पान में ना क्या आ जाएगा, 2 लेमडा पान में 4 पाई ना, 2 दूनी 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर ई। अच्छा, ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है ना, नीचे मिटाए, आपके पास जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू कैसा है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 घाते 9। तो इसी के लिए इसको हमने क्या किया, 2 से गुणा ऊपर और नीचे कर दिया ना, 2 से गुणा ऊपर नीचे कर दिया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 घाते 9 होता है। आर का मान आपको दिया रहेगा और लेमडा क्या रहेगा, और रेखीय आवेश घनत्व रहेगा ना। तो यहाँ से हम किसी चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं ना। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं आसानी से। बात समझ आ रही है ना। तो ये देखो ये डेरिवेशन आपको कंप्लीट हुआ ना, और इसको आप रिपीट कर लेंगे ताकि आपको क्लियर है। कल जो हम पढ़ाएंगे वो पृष्ठीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, फिर आयतनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।